नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के संवाद मंच में आज पुनः एक महिला, एक लड़की से आपकी बात कराने जा रहा हूँ। रानी जी IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर में चयनित हैं। बाकी चीज़ें बताएंगी किस में हैं। और रानी जी हाजीनगर से हैं। हाजीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो आज के समय में एक एजुकेशनल हब बन के उभरा है। एजुकेशनल हब इस प्रकार से कि यहाँ से आप देख सकते हैं SSC GD में बहुत बच्चियाँ जा रही हैं। बच्चियों की बात कर रहा हूँ, बच्चे तो जाते ही हैं। इसके अलावा हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक भी बन रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहली जो बेटी हाजीनगर की थी वह बानी शुक्ल थी। सौभाग्यवश मेरी बेटी है, वह पहली थी। और उसके क्रम में अभी रानी साहिबा का सिलेक्शन हुआ है। तो अधिक बात ना करके रानी जी से ही हम बात करते हैं कि रानी जी इस मुकाम तक कैसे पहुँची, उनका आगे का लक्ष्य क्या है और पीछे उनके क्या था। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रानी जी, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपने ग्रेजुएशन के बाद से बताएं कैसे कैसे किस पथ पर आई, कैसे क्या। मेरी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हाजीनगर हिंदी विद्यालय से हुई है, जिसमें से बहुत बड़े बड़े जेम्स निकले हुए हैं। 12 की पढ़ाई के दौरान ही मैं एक हिंदी टीचर से जुड़ी थी जिनका नाम था नीरज चौधरी। उन्होंने मुझे हिंदी को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा किया कि उनका इच्छा था कि मैं ग्रेजुएशन अगर करती हूँ तो जयपुरिया कॉलेज से करूँ। मैं अपने मोहल्ले की पहली लड़की थी। मोहल्ले वालों ने काफ़ी कुछ कहा कि दूर लड़की को भेज रहे हो, माँ बाप ने स्मार्टफोन दिया। तभी भी पड़ोसियों ने काफ़ी कुछ कहा। जब कॉलेज के लिए निकलती थी तो लोग पर्दे उठाकर मुझे देखते थे कि मैं कैसे जा रही हूँ, कैसे नहीं जा रही हूँ। इसके बाद सर की भी बहुत इच्छा थी कि सर मेरा जयपुरिया कॉलेज में एडमिशन हो जाए। फर्स्ट ट्रायल में तो नहीं हुआ, सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आया और मैंने फाइनली वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने अपना MA PG मैंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से किया, जो कि आप सबको पता है कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कितना बड़ा नाम है, उसका एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। इसके बाद 2020 कोरोना के दौरान हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। इस दौरान मैं इधर उधर कर रही थी कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं अनुवाद के फील्ड में आना चाहती हूँ या मुझे जाना है। मैंने ट्राई करके कैसे भी BEd के लिए एडमिशन तो लिया, लेकिन सर की घर चूँकि मोहल्ले से, मेरे मोहल्ले से ही होकर बच्चे जाते हैं, तो मैं जब बाहर निकलती थी तो सर के पास से बहुत सारे लड़कियाँ लड़के की भीड़ जाता था। मैं सोचती थी कि बच्चे जाते कहाँ हैं पढ़ने के लिए। फिर एक दिन इसी क्वारी किया मैंने कि अच्छा आप लोग कहाँ से आ रहे हो, तो उनसे ही पता चला कि भाषा शिक्षण नामक एक संस्था है जो विनय शुक्ला सर ने पढ़ाते हैं वहाँ पर। फिर मैं जुड़ी सर से। वर्ष 2021 में मैं सर से जुड़ती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि तब तक मेरी BEd में एडमिशन हो चुकी थी, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज था WUTTPA, जो कि आज बाबा साहब अम्बेडकर बन गया है। फिर 21 में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन देखा कि 21 में जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था काफ़ी वैकेंसी आई हुई थी IBPS SO में। और बानी शुक्ला जो कि सर की बेटी हैं, उनका सिलेक्शन होता है हाजीनगर से। फिर अब मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई कि अब मैंने BEd तो किया है, ठीक है, बट मैं भी अब IBPS में ही जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। 2022 में मैंने ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम सीरियसली ट्राई किया। मैं बहुत अच्छे स्कोर से प्री क्वालिफाई हुई, मेंस में भी गई, लेकिन मेंस के मार्क्स मेरे टाइपिंग की वजह से दिक्कत हो गई। मैंने टाइपिंग कंप्लीट नहीं किया था। सर ने बार बार कहा था कि रानी टाइपिंग पूरा कंप्लीट करिएगा। मैंने टाइपिंग कंप्लीट नहीं किया था। इसके बदौलत मैं 1.5-2 नंबर से ही रह गई, पर मेरी असफलता थी 2022। और सर ने टारगेट किया 2023 तो कैसे भी पार करना है। साथ में हमने भी ये दाना लिया कि नहीं सर, कैसे भी 23 में तो मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। और वर्ष 2023 की एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाइड किया है IBPS SO, जो कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। रानी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया। सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग अपनी असफलता को छिपा जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग सफल हुए हैं आज तक, कहीं ना कहीं असफलता तो आ ही सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन असफलताओं से सीख कर पुनः सुधार करके खड़ा होना और विजय पाना बहुत बड़ी बात है। पिछले कई दिनों से कई मित्रों के प्रश्न आ रहे थे, 2-3 इंटरव्यू मैंने अपलोड किया, तो लोगों का यह कहना था ठीक है इनके बारे में तो मुझे पता चला, लेकिन ये तैयारी कैसे करते थे, पढ़ते कैसे थे, क्या शेड्यूल रहा होगा। तो आज मित्रों, रानी जी आपको अपना पूरा शेड्यूल स्क्रैच से लेकर, जहाँ से उन्होंने कलम और कागज़ खरीदा होगा IBPS के लिए, वहाँ से लेकर अभी तक की पूरी तैयारी का विवरण आपसे बताएंगे। आइए रानी जी से ही सुनते हैं।
IBPS का सिलेबस जैसा कि तीन टॉपिक है उसमें। पहला है करंट अफेयर, रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट में भय होता है कि इंग्लिश कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग करंट अफेयर और इंग्लिश में, जो लोग इंग्लिश को लेकर थोड़ा रहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस या हो सकते हैं कॉन्फिडेंस कि इंग्लिश तो मेरा हो जाएगा, तो उसे भी संबंधित मैं एक घटना बताती हूँ। वह 2021 में, चूँकि मैं सर से जुड़ चुकी थी और मैं उस समय सर तैयारी करा रहे थे IBPS SO की, और मैं रेगुलर नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि मेरा उस समय BEd का इंटर्नशिप चल रहा था, क्योंकि मैं कोरोना की वजह से गौरीपुर कॉलेज स्कूल में ही मैंने लिया था इंटर्नशिप। तो मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी। मेरे मित्रों ने कहा कि थोड़ा इंग्लिश का 1-2 मॉक लगा लो या कुछ तो देख लो, ताकि इंग्लिश बहुत टफ होता है। मैंने कहा अच्छा कट ऑफ कितना जाता है तुम लोग बता दो। उन लोगों ने कहा कि 2.5, 3, 3.5 नंबर जाता है, हो सकते हैं, या 5 नंबर मैक्सिमम। 2 तरह का एक कैटेगरी वाइज होता है, IB जनरल से होता है, तो 5 नंबर उन्होंने कहा बहुत मैक्सिमम जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इंग्लिश तो मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है पर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने वर्ष 2021 में जब मैं एग्ज़ाम दी, करंट अफेयर को लेकर मुझे डर था, लेकिन मैंने 2-4 दिन ऐसे पढ़े थे, तो करंट अफेयर तो मैं क्वालिफाइड हो गई, लेकिन इंग्लिश में मैं मतलब मुँह के बल की थी, बोल सकती हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेके घूमते हैं ना कि इंग्लिश मुझे आती है, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस गलत है। क्योंकि आप जब तक इंग्लिश में आप कितना भी कुछ आता हो, मॉक नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते। रहा बात वर्ष 2021 का, तो वर्ष 2022 का सॉरी, तो मैंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। जो मेरे 5 नंबर 6 नंबर नहीं आ पाए वर्ष 2021 में, मैंने वर्ष 2022 में 12 नंबर स्कोर किया था। और ये बात मतलब मेरे भैया लोगों को भी अनएक्सपेक्टेड था कि 10 नंबर तक वो लोग उम्मीद किए थे, पर 12 नंबर ला दूंगी, ये उन लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन अच्छा था, मैंने वो तो क्वालिफाई किया, लेकिन इंग्लिश को लेकर वही डर था। तो मैंने क्या किया था कि मैं RBI के एग्ज़ाम में बैठ गई थी वर्ष 2021 में। जब मैं फेल हुई इंग्लिश में, तो मेरे को नींद नहीं लग रहा था कि मेरे को इंग्लिश को लेकर इतना कॉन्फिडेंस था, और इंग्लिश की मेरी ये स्थिति है, मैं वाकई में ज़मीन पे आ गई थी। जो लगता था कि इंग्लिश अच्छा है, वो मेरे को सबक सिखा गया। फिर मैं RBI की प्रिपरेशन में बैठी, दीपक सर ने प्रिपेयर कराया था, और मैं उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए नहीं बैठी थी, बस इंग्लिश में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है उस चीज़ को जज करने के लिए बैठी थी। और मेरा वहाँ इंग्लिश में 7.5 नंबर लगभग आया था। तो मैं खुश थी कि नेक्स्ट ईयर जब भी एग्ज़ाम होता है IBPS का, इतना तो कन्फर्म मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी, और मैंने किया भी था। लेकिन कुछ और गलतियाँ मैंने कर दिया मेंस के दौरान, उसकी वजह से नहीं हुआ। रहा बात आप लोगों के प्रिपरेशन का इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश के लिए एक ही चीज़ है कि आप SSC की प्रिपरेशन के दौरान आप लोग SSC की क्वेश्चंस डील करते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट आते हैं, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। जैसे कि IBPS कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का वो टेस्ट लेगा, और SSC कहती है कि इंग्लिश ग्रामर का। तो बस यही छोटा सा फ़र्क है। ग्रामर यानी हो गया कि आप रटाए चीज़ें आपको मिल जाती है, आप प्रैक्टिस जो करते हैं वो चीज़ें भी मिल जाती है आपको। कई बार नाइदर नॉर लेता है ना, ये सब चीज़ें बहुत जो सिमिलर होती है या फिक्स होता है कि यही होगा, तो रट के हम लोग चले जाते हैं। लेकिन IBPS ऐसा नहीं करता है, वो लेता है आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो रटा चीज़ें वहाँ नहीं चलेंगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ वोकैब्स वगैरह पढ़ते रहें, और साथ ही बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस को डील करें कि बैंकिंग में एक्चुअली प्रश्न बनते कैसे हैं। वहाँ से आपका जो माइंड है वो शार्पली काम करना शुरू करेगा, और इंग्लिश का भय आप लोग का निकल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ और चीज़ें नहीं हैं, बस यही चीज़ें हैं। और रेगुलरिटी, आप रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़िए। मेरा इंग्लिश, मैं सुबह उठती थी तो सब लोग हिंदी या किसी और चीज़ की किताबें पकड़ते होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश की बुक लेकर सोती थी और इंग्लिश का बुक लेकर ही उठती थी। डर इतना ज़्यादा था इंग्लिश को लेकर, और मुझे लगता है कि इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है। हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश बहुत ईजी है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। मित्रों, किसी भी बात में ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत है। रानी जी ने आपको बताया, देखिए यह अनुभव आपके काम आएगा। आप में से बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है कि नहीं, मैं तो अंग्रेजी में मार ही लूँगा। रानी जी ने आपको यह भी बताया कि आप अंग्रेजी की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे इनका सोना उठना सब कुछ अंग्रेजी के साथ होता था। अब दूसरे पक्ष में चलते हैं। जैसे अब बच गया GS या और भी इसके बचे, और मान लीजिए खाली पढ़ लेने से तो बात बनती नहीं है। होमवर्क कैसे करती थी आप, या फिर मान लीजिए नोट्स करती थी कि नहीं करती थी, नोट करना उचित है कि नहीं उचित है, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए। जी, नोटिंग तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नोटिंग रहने से क्या होगा कि आप पूरी एक इतने मोटी किताब है इंग्लिश का,
और पूरे मोटा किताब में आपको सब जगह समस्या नहीं है। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा करके दिक्कत है उसका नोटिंग करिए। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सी चीज़ें मैं बार बार रिपीट वही गलती करती थी, और एक बार देख लेती थी तो लगता था कि नहीं आता है मेरे को, और फिर मेरे से वही मिस्टेक होता था, क्योंकि कुछ एरर ऐसे होता था ना कि मैं पकड़ नहीं पाती थी उसको। तो मैंने एक स्ट्रेटजी निकाला था कि क्या करूँगी, मैं नोट कर लूँगी उसको कॉपी में, या जहाँ पर भी जहाँ पढ़ती थी, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर लगा रही हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ नोटिंग कर देती थी और वो शब्द मैं याद कर लेती थी कि चलो ठीक है, मैं बार बार भूल जाती हूँ तो बार बार देखूँगी तो आँख से स्कैन करते करते एक दिन होगा कि ये मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, और पढ़ने के दौरान मुझे साफ समझ आएगा कि यहाँ गलती है। मतलब अगर नहीं आपको समझ में आता तब रट जाइए। मैं तो वही करती थी, बार बार एक ही चीज़ को आप लिखिएगा तो वो ना हो, आपको एक दिन वो क्लियर हो जाता है। रहा बात करेंट अफेयर और रीजनिंग का, तो रीजनिंग सर ने जितना कुछ सिखाया था और कुछ दोस्तों की मदद से सीखा था, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन स्कोरिंग इतना, क्योंकि IBPS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता रीजनिंग को लेकर। मेन कट ऑफ अगर हाई करता है तो इंग्लिश का, करेंट अफेयर का भी ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आपका ओवरऑल क्लियर करना है तो इसके लिए करेंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। और करेंट अफेयर के लिए झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने खुद से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। दोनों ही टाइम मुझे वर्ष 2022 बोलिए या 23 बोलिए, 23 में तो दीपक सर का ही पूरा क्रेडिट है, कारण कि GST का भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड थी और IBPS ASO, जैसे कि आप लोग जानते हैं दोनों का एग्ज़ाम डेट सेम था। मतलब एक्सपेक्टेड माना गया था कि सेम होगा, लेकिन एक सप्ताह पहले IBPS अपना डेट क्लियर करता है कि नहीं वो एक दिन बाद लेगा। तो उस एक सप्ताह में मैंने कैसे करेंट अफेयर पढ़ा है, एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दीपक सर ने मुझे रोज़ कहा कि आप आइए, बैठिए, आप कुछ मत करिए, आप मेंस का ही प्रिपरेशन करिए, लेकिन आइए और बैठिए। मैं आती थी रोज़, करेंट अफेयर सर पढ़ाते थे और मैं सुनती थी, सिर्फ वो सुना हुआ ही मेरा इतना काम आया कि जहाँ तक मेरे जिन दोस्तों ने अच्छे से पढ़ा था उनका स्कोर डाउन था, लेकिन मेरा स्कोर अच्छा था। मेरे को प्राउड है कि मेरा 11.75 आया और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक सप्ताह की मेहनत के लिए इतना मार्क्स मिलना या पाना बहुत अच्छा, मेरे को लगता है कि अचीवमेंट है। रानी जी, यह जानकर सही में बहुत अच्छा लगा कि आपका ये जो डेडिकेशन है। और मित्रों, आपको बताऊं कि रानी जी ESIC EPFO के लिए UPSC जो परीक्षा ले रही है उसके लिए भी क्वालिफाइड हैं। रानी जी, आपने बता दिया अंग्रेजी की स्ट्रेटजी, करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बता दिया कि दीपक सर के सिर्फ मेहनत से करंट अफेयर आपको बहुत अच्छा हुआ, और सर ने जो रीजनिंग पढ़ा है वही आपने पढ़ा। समस्त क्रेडिट दीपक सर को जाता है। अब कुछ घंटे तो घर में पढ़ती रही होंगी ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी की जो बात है, तो ज़रा दर्शकों को बताएं कि ये जो सेल्फ स्टडी करती थी उसका क्या था, कितना देर घर में पढ़ती थी, या जो होमवर्क दिया जाता था वो आप कितना देर करती थी, कैसे करती थी, ज़रा उसका बात करें। जी सर, बिल्कुल। होमवर्क का रहा तो सर जितना होमवर्क देते थे मोस्टली कंप्लीट करने की कोशिश करते थे, और पढ़ना कितना देर ये हर स्टूडेंट का अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा पढ़ना आप समझ लीजिए कि मैं मोस्ट टाइम पढ़ाई ही करती थी। दिनचर्या बताएं मुझे, आप गोल मार रही हैं बच्चों को लेकर, मैडम बताना दिनचर्या। चलिए शुरू करते हैं। सुबह उठती कितने बजे थी? सर, सुबह उठने का मेरा प्रॉब्लम है कि मैं 4 बजे को उठ के नहीं पढ़ सकती। बाकी स्टूडेंट जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, नहीं 7 बजे से पहले अगर बहुत जल्दी मेरी नींद खुलेगी तो 6:30 बजे। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद 6:30 बजे उठने के बाद मैं थोड़ी सा फ्रेश व्रेश होकर आराम से अगर 6:30 बजे उठती हूँ तो 7 बजे, और 7 बजे उठती 7:30 बजे आराम से बैठा, और बेड पे मैं 10:30 तक, लगभग 11 भी बजा देती थी। कई बार मम्मी गुस्सा करती थी कि उठती नहीं है काम करने के डर से, और सारा टाइम किताबें लेके बैठी रहती है। पर एक्चुअली पढ़ती थी, बीच बीच में फ़ोन भी चलाती रहती थी। कारण क्या होता है कि आज का टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है, तो लगातार आप 3-4 घंटे पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बीच बीच में थोड़ा सा कुछ और आप कर लो, तो फ़ोन में भी मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होता था। मुझे सोशल मीडिया ये चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी हाँ, मुझे पता है आपका शायद फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, अभी आपने बनाया होगा। फेसबुक में मैडम नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, और इंस्टाग्राम पे भी रिसेंट शायद 22 में ना 23 में जुड़ी हूँ, वो भी बहुत फोर्सफुली बच्चों ने कहा, दोस्तों ने कहा था कि जुड़ो कम से कम। व्हाट्सएप पे क्या होता है, दुनिया व्हाट्सएप में थोड़ी है, तो हमको दुनिया से नहीं, हमको अपने घर वालों से मतलब था। क्योंकि आपको दुनिया से मतलब रखिए बिल्कुल, लेकिन आप कुछ बन जाइए फिर रखिए, क्योंकि बनने के दौरान आप रखिएगा तो पूरा जीवन क्या करिएगा, क्योंकि एक उम्र होता है हर चीज़ के लिए। ये मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। रानी जी की मम्मी से मैं मिला था, आते जाते हम लोग अक्सर मिलते हैं, तो मैंने पूछा कि का हाल बा, बोली बहुत अच्छा। और इनकी मम्मी ने मना कर दिया था, अगर फ़ोन में इंस्टाग्राम वो देख लिए
तो हाँ, नौकरी कर लो। और देखिए, कई लोग कहते हैं जो भी सफल हुए कि फ़ोन आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर होता है, और देखिए इन्होंने जो त्याग किया उसका फल इनको मिला है, और ईश्वर करें ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। रानी जी, एक बात और, ये तो हो गया पेपर 1, अब ज़रा पेपर 2 की तैयारी के बारे में बताइए। सर मेंस के लिए अगर मैं बोलूँगी तो सबको लगेगा कि मैं आपके सोशल मीडिया आपके संस्था को एडवर्टाइज कर रही या जो कुछ भी, बट मेरा तो एक्चुअली मेरा अनुभव है कि पेपर 2 के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होता है कि वो पेपर 2 में जैसे आप लोगों को क्या बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। 45 मार्क्स की आपका MCQ होता है, 15 नंबर का ट्रांसलेशन होता है जो कि पैसेज में होता है, और 45 मार्क्स में आपका राजभाषा बहुत मुश्किल से आएगा तो 10 आएगा, क्योंकि जब 22 हमने दिया तो 5 ही आया था। 10 क्वेश्चन के लिए आप कितना पढ़ेंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि राजभाषा पढ़ के निकल जाते हैं। ग्लॉसरी होता है, वन लाइन ट्रांसलेशन होता है। वन लाइन ट्रांसलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 20 नंबर आपका लगभग 22 नंबर भी कई बार चला जाता है। तो आपका वन लाइन ट्रांसलेशन अगर बहुत अच्छा रहता है तो नो डाउट आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम क्रैक करने से। और क्योंकि आप राजभाषा की बात करें तो राजभाषा भी हम लोगों को सर ने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करा दिया था। पिछले साल मैं एसओ की प्रिपरेशन कर रही थी और राजभाषा मेरा इतना अच्छा हो गया था, या बोल सकते हैं कि पेपर 2 के सर ने तैयारी कराया था। तो हो सकता है मेरा IBPS नहीं हुआ, लेकिन मेरा FCI हुआ था, जो कि मैं पेंडिंग में थी। और उसके पीछे भी कारण था कि मेरा मैथ बहुत वीक है, और उसमें मैथ और GK पूछता है, ट्रेडिशनल GK, तो इस वजह से नहीं था मेरे। अगर मैं वेटिंग में भी थी तो उसका मतलब सिर्फ मेंस के थ्रू कि 50 नंबर के जो क्वेश्चन थे 60 नंबर के, और सर ने मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कराया था दोनों चीज़ें मैच कर रहा था। रहा बात वन लाइन ट्रांसलेशन का, तो वन लाइन ट्रांसलेशन करना कोई कुछ उसके लिए कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो जो वन लाइन ट्रांसलेशन होता है वो पूरा बैंकिंग बेस्ड होता है या प्रशासनिक से भी होता है कई बार। तो आप अगर प्रशासनिक शब्दावली, हम लोग तो मैक्सिमम बैंकिंग ग्लॉसरी ही पढ़े थे, और वो प्रशासनिक में वही सेम चीज़ें होती है। जब आपको अर्थ पता रहेगा, और वहाँ पे आपको करना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात आपको वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट है, क्योंकि बोलता है इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो जब वहाँ पे आप बारीकी से देखिएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस दे देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शब्द दे दिया, जैसे कि अब मैं बोलूँ, मुझे भी शब्द याद नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मतलब इसी पे करते हैं कि वन लाइनर आपको दे दिया या वन ऑफ द बेस्ट चुनना है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और जहाँ बेस्ट चुनना है तो बेस्ट आप चुन ही लेंगे। वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि नॉन अलाइनमेंट दे दिया, तो वहाँ पे नॉन शब्द हटा दिया, एक जगह अलाइनमेंट दे देगा, अलाइनमेंट कर दिया, ऐसी चीज़ें कर देगा जो एक छोटा सा एकदम आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो कि आप ग्लॉसरी पढ़े रहेंगे तो आप सबका अर्थ चेक करेंगे कि अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, फिर आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन इसमें भी आप अटक जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप आइए तो जो ट्रांसलेशन करना होता है पैसेज में होता है वो सबसे मस्ट है। हम लोग यहाँ अपना लैपटॉप कीबोर्ड लेकर आ जाते थे, और 3-4 घंटे हमारे तो यहाँ पे मैराथन चलता है कि आप आइए, सर खाने के साथ साथ पढ़ाना, ऐसा लगता है सर पकड़ के पढ़ा रहे तो बहुत लंबा क्लासेस चलता है। सर खाने का भी इंतजाम कर देते हैं, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सर का पॉकेट पे असर पड़ता है इस बात का, इसके लिए सर अलग से चार्जेस नहीं लेते हैं। चलिए रानी जी, जैसे आपने बताया ग्लॉसरी आपने पढ़ा था, तो ये मैनेज कैसे करती? जैसे वन लाइनर इतना मिलना तो मुश्किल है अपने मन से। नहीं सर, मैनेज नहीं करना कुछ भी। दीपक सर ने जेन्युइनली बोले तो सब लोग अपने से खुद से करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बुक आपके पास रखा रहेगा और आप एक टाइम में 2-4 पेज पढ़िएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करता है। हम लोग भी करते हैं कि मीनिंग को याद करते हैं, पर दीपक सर कहते थे कि आप लोग सिर्फ पढ़ के निकल जाओ, और ये रहेगा। अब वो बाकायदा हम लोगों को बुलाकर 2-3 घंटे ग्लॉसरी पढ़ते थे। सिर्फ पढ़ देना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सुन कर चीज़ें बहुत याद रहती हैं। और बीच बीच लोग पूछते भी थे कि पूछेंगे याद हो रहा है ना, तुम लोग खाली मुंडी हिला रहे हो, फिर पूछते भी थे। तो अगर नहीं भी याद होता तो बगल वाले के बोलने से याद हो जाता था कि अच्छा यही होगा। जी, ग्रुप स्टडीज का ये बहुत लाभ है। तो हमारा ग्लॉसरी यहीं से रेडी हो गया, हमें कुछ उसमें करना नहीं पड़ा। बात ये है कि हमें ग्लॉसरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, सुन कर चीज़ें हमें याद हो गई, या कह सकते हैं कि हमें ज़बरदस्ती याद करवाया गया। जी, इसमें दीपक सर का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पर। तो सेकेंड पेपर में क्या होता था कि मेंस के दौरान हम लोग को मॉक दिया जाता था। मॉक डेली एक हम लोग को मिलता था, और जब एग्ज़ाम एकदम क्लोज आ गया तो उस समय 2-2 मॉक भी मिलते थे। एक आप मॉर्निंग में करके आइए, और एक बार यहाँ से क्लासेस ख़त्म होने के बाद फिर से जाकर करिए। तो उस समय हम लोग को काफ़ी ऑनलाइन ट्रांसलेशन वहाँ पे मिल जा रहे थे, तो वहाँ से हमारा प्रैक्टिस हो गया।
और रहा बात 15 नंबर की टाइपिंग का, तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग काफ़ी किया था। और यहाँ पे जीवित जो है उसने काफ़ी मदद भी किया था, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो टाइपिंग कर सकते हैं इसके लिए। और मेन क्या था कि अगर मेरा पिछला जो एग्ज़ाम रह गया था उसमें मेरे को लगता है कि मैंने टाइपिंग नहीं किया था, और दोनों टाइपिंग करना ज़रूरी होता है ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन मेरा इस बार ही क्या हुआ था कि ऑनलाइन ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। पिछली बार भी मेरा ग्लॉसरी बहुत अच्छा था, नो डाउट। उसके बदौलत ही मैं 1 नंबर से जो छूटी थी क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। और इस बार विनय सर ने पेपर 2 के लिए काफ़ी मेहनत किया था, तो मेरा अनुवाद पिछले बार से इस बार थोड़ा बेटर हो गया था। तो इस बार भी मेरा दोनों अनुवाद नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी सर बोलते थे कि कई बार के अच्छा अनुवाद पे भी मार्क्स मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार मेरे अनुवाद थोड़े अच्छे हो गए थे। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिमाग ऐसा कह रहा था कि मैं अच्छा से करूँगी। और इस बार एक इंग्लिश का जो पैसेज दिया था, जो हिंदी में दिया था और इंग्लिश करना था, वो बहुत लेंदी थोड़ा था, उसको सजा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और चूँकि सजा नहीं आता। अब इंटरव्यू कैसे तैयारी की, इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। सर इंटरव्यू के लिए तो ये आपका ही लाइन है कि इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, तो अनलिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इंटरव्यूअर को, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो आपसे सवाल करेगा। और ये इंटरव्यूअर ना खुद से सवाल नहीं करता है, कई बार आपको देना पड़ता है कि सर आप इस तरह से सवाल करिए। मतलब हम लोग क्वेश्चन सामने वाले पे उसको प्रेशर बनाते हैं कि आप हमसे यही पूछिए, हम उसका मूड चेंज करते हैं या प्रश्न हम देते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। और इस बारे में तो राजभाषा से प्रश्न ही नहीं बने, एक प्रश्न बने। हम लोगों ने राजभाषा तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर गई थी, लेकिन इस बार क्वेश्चन सब तरह से बने। जैसे बैंकिंग में क्या महिलाओं के लिए नई स्कीम है आपको पता है, फिर आपका रेल मंत्रालय किसके माने कौन है रेल मंत्री, या इस बार उसने कितना रोड के लिए, सड़क एंड परिवहन के लिए कितना बजट दिया है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। कारण हो सकता है कि अभी इंटरिम बजट आया हुआ था, तो बजट से भी प्रश्न काफ़ी गिर रहे थे और जीके के प्रश्न गिर रहे थे। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट से मेरा जब बातचीत हुआ तो वो लोग बता रहे थे कि जीके से प्रश्न बन रहा था। तो आप लोग, और साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य अकादमी किसे मिला है, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मतलब कम से कम जान के जाना चाहिए, क्योंकि इस पर ही प्रश्न बने थे। और बैंकिंग से संबंधित कुछ टर्म्स, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो इंटरव्यूअर बहुत अच्छा से आपसे चीज़ें वो निकलवा लेगा जो जानना होगा, और नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आप कितना भी पढ़ के जाइए वो नहीं सिलेक्ट करेगा। तो ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक ऑफिसर की तरह बिहेव करें वहाँ पर, क्योंकि वो इंटरव्यू यानी कि आपको यही चीज़ देखा जा रहा है कि आप में वो गुण है कि नहीं है। हो सकता है आप प्री क्वालिफाई कर लिए, मेंस क्वालिफाई कर लिए, लेकिन आप में वो रहता है कि गुण या लक्षण, आप में वो लक्षण ही नहीं है कि आप एक ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। तो बस आपका कोई पर्सनालिटी चेक होता है, क्योंकि टेस्ट तो आपका हो गया, नॉलेज टेस्ट तो काफ़ी है आपका, बस आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो चीज़ चेक किया जाए। चलिए मित्रों, रानी जी का यह साक्षात्कार लीक से हट करके है, क्योंकि इन्होंने वह सब कुछ बताया जो इन्होंने किया। और मुझे लगता है कि सक्सेसफुल जो लोग हैं उनको फॉलो करके ही आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, बेहद बहुत हद तक। रानी जी आई, आपका मार्गदर्शन किया, विशेषकर हमारा भी उन्होंने मान रखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रानी साहिबा, और नमस्कार, प्रेम से रानी साहिबा कहता हूँ, बुरा न माने। मिलते हैं फिर। जय हिंद, शुभरात्रि।